हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस की प्लेटफॉर्म पर। आज हम डिस्कस करेंगे रिंग फेंस पॉलिसी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। आप स्क्रीन पर एक सवाल देख पाएंगे जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी की रिंग फेंस पॉलिसी से जुड़ा हुआ है। यहाँ दो स्टेटमेंट्स हैं। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड हेस्टिंग्स एंड सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया है इस पॉलिसी के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी नेबरिंग स्टेट्स के डिफेंस का जिम्मा लेती थी ताकि ब्रिटिश टेरिटरीज को सिक्योर किया जा सके। आपको बताना है दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट या कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है पोस्ट आर डिस्कशन, ताकि हम ये समझ पाए कि आप कितना कंटेंट अंडरस्टैंड कर पाए हैं, रिटेन कर पाए हैं। आगे बढ़ते हैं, लेकिन पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस के डिटेल्स में जाएं उससे पहले जरा एक बार इंडियन सबकॉन्टिनेंट के मैप पे नजर डालिए। आप यहाँ पे देखेंगे 1757 दैट इज बैटल ऑफ प्लासी से 1857 द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 के बीच किस तरीके से ब्रिटिश टेरिटरीज का एक्सपांशन हुआ है। और यहाँ पे ये जो येलो शेडेड पोर्शन है इट इज बेसिकली शोइंग द एरियाज अंडर ब्रिटिश पोजीशन और कंट्रोल। इंपीरियल एक्सपांशन के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा टू प्रोंग्ड स्ट्रेटेजी को फॉलो किया गया। एक था आउटराइट वॉर, और आप देखेंगे इस पॉलिसी को फॉलो किया गया अगेंस्ट द स्टेट्स ऑफ बंगाल, मैसूर एंड लेटर ऑन अगेंस्ट द मराठास एंड द सिक्स स्टेट ऑफ पंजाब। वहीं पे ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा डिप्लोमेसी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म्स का भी सहारा लिया गया फॉर इंपीरियल एक्सपांशन। फॉर एग्जाम्पल रिंग फेंस पॉलिसी ऑफ वॉरेन हेस्टिंग्स, जिसे आज हम डिस्कस करेंगे, सब्सिडरी अलायंस ऑफ वेलेस्ली एंड यस द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ऑफ डेलहाउसी। अच्छा, रिंग फेंस पॉलिसी को भी डिटेल में डिस्कस किया जाए उससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आप यहाँ पे देखेंगे 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होता है, जिसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में पपेट नवाब्स को बिठाना शुरू कर देती है। मीर जफर है, मीर कासिम, अगेन मीर जफर। इसके बाद 1764 में होता है बैटल ऑफ बक्सर, जहां पे ट्रिपल अलायंस द नवाब ऑफ अवध, शाह आलम सेकेंड एंड मीर कासिम, इनको हराया जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा एंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद ऑफ 1765 को साइन किया जाता है। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद काफी सिग्निफिकेंट है क्योंकि आप देखेंगे जहां अभी तक कंपनी केवल बंगाल में पपेट नवाब्स को बिठा पा रही थी, अब बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा के जो दीवानी राइट्स हैं, रेवेन्यू कलेक्शन राइट्स हैं, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिए गए। और इसी के साथ शुरुआत हुई बंगाल में डुअल गवर्नमेंट सिस्टम की, यानी कि रेवेन्यू कलेक्शन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में है एंड जो निजामत या बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स हैं, मिलिट्री राइट्स हैं, एटलीस्ट फॉर नेम सेक देवर अंडर द कंट्रोल ऑफ द नवाब ऑफ बंगाल। वैसे यहां देखें अगर आप, तो डेप्यूटी सूबेदार जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का पपेट होता था, ही वाज द वन हु वाज इन चार्ज ऑफ इवन द एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स। इसी के साथ ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के वाया अवध बिकेम अ फ्रेंड कम फॉलोवर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद वाज बेनिफिशियल फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 आता है। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के वाया डुअल गवर्नमेंट सिस्टम को खत्म कर दिया जाता है एंड ईस्ट इंडिया कंपनी डायरेक्टली टुक कंट्रोल ऑफ द अफेयर्स ऑफ बंगाल। इसके अलावा वॉरेन हेस्टिंग्स जो है, ही बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग्स के सामने सबसे बड़ी समस्या थी कि ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज को किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए, क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी अभी हैदराबाद, मैसूर, मराठा से उलझी हुई थी। इसी के साथ में बंगाल, which became the most prized possession of East India Company in case of India, it was under threat from the Afghans and the Marathas. अब यहाँ पे वॉरेन हेस्टिंग्स केम अप विद द आइडिया ऑफ रिंग फेंस। उनके द्वारा ये माना गया कि अगर आपको ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज को प्रोटेक्ट करना है तो इनके आसपास एक बफर जोन क्रिएट करना होगा ऑफ फ्रेंडली स्टेट्स, और इन फ्रेंडली स्टेट्स के साथ में डिफेंसिव अलायंस जो है इसको साइन करना होगा। यानी कि फॉर एग्जाम्पल इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी ऑफ बंगाल फ्रॉम द अफगान एंड द मराठा थ्रेट, अवध वाज यूज्ड एज अ बफर स्टेट, और अवध का जो डिफेंस है वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने हाथ में ले लिया। यहाँ पे अवध के नवाब से कहा गया कि हम आपकी टेरिटरीज में एक आर्मी का कॉन्टिजेंट मेंटेन करेंगे, इसका जो भी कमांड होगा है ना, इसके इक्विपमेंट के रिगार्डिंग जो भी मैटर्स होंगे और इसकी ट्रेनिंग, ये सब ईस्ट इंडिया कंपनी देखेगी। हाँ, जो भी इसका फाइनेंशियल खर्चा होगा है ना, फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर होगा, वो उस स्टेट को उठाना होगा। यहाँ पे वॉरेन हेस्टिंग्स क्या सोच रहे थे, उनका ये मानना था कि मान लीजिए कल को अफगान या मराठास बंगाल पे अटैक करना चाहें तो उनको सबसे पहले ये जो बफर स्टेट है अवध
और यहाँ पे जो आर्मी कॉन्टिजेंट प्रेजेंट है विच इज बेसिकली एक्टिंग ऑन दी ऑर्डर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, इससे डील करना पड़ेगा और इस तरीके से बंगाल की जो टेरिटरी है उसे प्रोटेक्ट कर लिया जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि दी ring fence policy was basically a defensive strategy. It was a military strategy which was introduced by Warren Hastings in order to secure the British Indian territories. Via this, एक buffer zone create किया गया. For example, the state of Awadh was used as a buffer state in order to protect the territory of Bengal. इस बफर स्टेट के डिफेंस का जिम्मा ईस्ट इंडिया कंपनी उठाती थी, लेकिन जो खर्चा है वो उस स्टेट को प्रोवाइड करना होता था। नाउ अगर ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज पे कोई भी एनिमी अटैक करना चाहे, उसे पहले इस बफर स्टेट से डील करना पड़ता था। यानी आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि बंगाल के आसपास एक फेंस क्रिएट कर दी गई है। और इसी तरीके से जैसे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सदर्न टेरिटरीज हैं, उनको हैदराबाद या मैसूर से खतरा हो सकता था या मराठास से। तो आप यहाँ पर भी देखेंगे कि क्योंकि ये स्टेट्स इजीली गिव अप नहीं कर रहे थे, तो स्टेट ऑफ मराठा के अगेंस्ट फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर लड़ा गया 1775 से 1782 के बीच, ताकि इस स्टेट से जो थ्रेट ओरिजिन हो सकती है उसे कंटेन किया जा सके, ब्रिटिश डोमिनेंस को मेंटेन किया जा सके। सिमिलरली आप देखते हैं सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर ड्यूरिंग वॉरेन हेस्टिंग्स टाइम पीरियड 1780-84। सो रिंग फेंस पॉलिसी एक डिफेंसिव या मिलिट्री स्ट्रेटेजी थी और इसका मेन पर्पस था ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज को सिक्योर करना। वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसको इंट्रोड्यूस किया। इसके वाया बफर जोन क्रिएट किया गया इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी, और जो बफर स्टेट होता था उसके डिफेंस का जिम्मा ईस्ट इंडिया कंपनी उठाती थी, प्रोवाइडेड जितना भी एक्सपेंडिचर होगा, कॉस्ट ऑफ फोर्सेस होगा, इट वाज प्रोवाइडेड बाय द स्टेट। एंड आप यहाँ पर देखेंगे कि ये पॉलिसी जो है इट वाज reflected in the British wars against the states of Mysore and Marathas during Warren Hastings time period. In fact, subsidiary alliance introduced by Wellesley was nothing but an expansion of the ring fence policy of Warren Hastings. आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन द आंसर ऑफ द क्वेश्चन जो आपको शुरू में प्रोवाइड किया गया था। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए स्लीपी क्लासेस से जुड़े रहिए। आप हिस्ट्री को इसी मजेदार तरीके से पढ़ना चाहते हैं अगर, तो आप हमारा प्रीलिम्स क्रैश कोर्स का बैच 4 ज्वाइन कर सकते हैं जो 4 फेब से लाइव होगा। आप यहाँ पर देखेंगे आपको यहाँ पे जीएस का एंटायर कंटेंट लाइव प्रोवाइड किया जाएगा। करंट अफेयर्स हैं, इकोनॉमिक सर्वे, बजट, सीसेट, मैप्स पे सेशंस एंड मेंटरशिप सेशंस, अलोंग विद दैट 7 फुल लेंथ टेस्ट भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। 22 जनवरी से लेके 31 जन के बीच अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं, यूज द कोड PRE2025 एंड यू कैन इंस्टेंटली अवेल 15% ऑफ ऑन प्रीलिम्स क्रैश कोर्स एज वेल एज प्रीलिम्स क्रैश कोर्स प्लस टेस्ट सीरीज। सो हरी अप, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी एंड इसी के साथ वेबसाइट पे भी आप जाके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। फर्दर डिटेल्स के लिए टोल फ्री नंबर पे हमारी टीम से कॉल कर सकते हैं या sleepy.classes@gmail.com पर लिखकर भी आप संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आता है तो डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।